हेलो दोस्तों सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हम पढ़ रहे हैं विकास के सिद्धांत, और विकास के सिद्धांतों की अगर बात करें तो हमें कुल कितने विकास के सिद्धांत पढ़ने हैं? 10। ठीक है, हम चर्चा कर चुके हैं कौन कौन से विकास के सिद्धांत पढ़ने हैं और उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब कौन कौन से विकास के सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। हम 2 विकास के सिद्धांत पढ़ चुके हैं। पहला हमने विकास का सिद्धांत जो पढ़ा वो था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्राइड के द्वारा। दूसरा जो विकास का सिद्धांत हमने पढ़ा है वो पढ़ा है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया? ये भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। आज हम पढ़ते हैं तीसरा विकास का सिद्धांत, और इस तीसरे विकास के सिद्धांत का नाम है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत या कह दो साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? एरिक एरिक्सन। और इसी सिद्धांत के 2 अन्य नाम और हैं। पहला है जीवन विस्तार सिद्धांत, जिसे हम कह सकते हैं लाइफ स्पैन थ्योरी, या दूसरा हम इसे कह सकते हैं पहचान की खोज, थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी। चलिए बात करते हैं इसके नामों की। पहली बात करें मनोसामाजिक सिद्धांत क्यों कहा गया है, तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पे जो एरिक एरिक्सन है, पूरा नाम इनका एरिक एरिक्सन है, जनरली हम एरिक्सन बोल देते हैं। तो यहां पर एरिक्सन महोदय या जो मनोवैज्ञानिक एरिक्सन है वो बताते हैं कि जो विकास होता है वो सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम रखा गया मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। लेकिन इसे लाइफ स्पैन थ्योरी या जीवन विस्तार सिद्धांत भी कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एरिक्सन है उन्होंने जीवन का विस्तारित रूप बताया है, यानी संपूर्ण जीवन को उन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा है और उसके विस्तारित नाम दिए हैं। इसलिए इसे हम कह सकते हैं जीवन विस्तार सिद्धांत। और पहचान की खोज, थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी, यह सिद्धांत इसलिए दिया गया है क्योंकि जो एरिक्सन थे उनकी पुस्तक का नाम था आइडेंटिटी यूथ एंड क्राइसिस। या हम कहते हैं कि इसी सिद्धांत ने, जो सिगमंड फ्राइड है, उन्होंने जो बच्चे की पहचान के बारे में बात की है। ठीक है, एक अवस्था को बच्चे में पहचान से रिलेटेड बताया है, तो इसलिए इस सिद्धांत को हम कह देते हैं पहचान की खोज। तो कुल मिला के हमें ये तीनों ही नाम याद रखना, करेक्ट? तो चलिए शुरू करते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है जो सिगमंड फ्राइड थे वो उन्होंने जो अपने सिद्धांत में कहा था, उन्होंने कहा था कि बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस बात से जो एरिक एरिक्सन थे वो एरिक एरिक्सन भी सहमत नहीं थे। वो सिगमंड फ्राइड की काफी बातों से सहमत नहीं थे, बट सहमत थे, लेकिन इस बात से सहमत नहीं थे कि बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बालक के विकास पर उसकी सामाजिक ढांचा है उसका भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा उन्होंने कहा था कि भाई जो बालक का विकास होता है वो 8 अवस्थाओं में से होता है। वो 8 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इन सभी पर उनका विकास निर्भर करता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एरिक एरिक्सन महोदय की। ये थे एक जर्मन मनोवैज्ञानिक। कौन थे भाई? जर्मन मनोवैज्ञानिक। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे जर्मन मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मनोवैज्ञानिक। दूसरी बात, अभी जो मैंने कहा कि ये सिगमंड फ्राइड की काफी बातों से सहमत थे, लेकिन जो काम प्रवृत्ति वाली थी, विकास पर काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है, उससे सहमत नहीं थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नव्य फ्रायडवादी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? नव्य फ्रायडवादी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं सिगमंड फ्राइड, ऐसे लिखता हूं एरिक्सन सिगमंड फ्राइड की कई बातों से सहमत थे, परंतु इस बात से सहमत नहीं थे कि
नहीं थे कि बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पड़ता है। इसलिए एरिक्सन को नव्य फ्रायडवादी माना जाता है। ठीक है, साथ ही अगर नव्य फ्रायडवादी की बात करें तो हमारे जुंग और एडलर हैं, उनको भी नव्य फ्रायडवादी माना जाता है। तो मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, जुंग तथा एडलर भी नव्य फ्रायडवादी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, ये एक बात हुई। दूसरी बात की अगर बात करें, अगर एरिक्सन इस बात से सहमत नहीं थे कि बच्चे की जो काम प्रवृत्ति होती है उनसे उनके विकास पर प्रभाव पड़ता है, तो किसका प्रभाव पड़ता है? तो उनका कहना था कि बच्चे के विकास पर उसके मनोसामाजिक संरचना या उसका जो सामाजिक परिवेश है उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे? एरिक्सन का मानना था कि क्या लिखेंगे? एरिक्सन का मानना था कि बच्चे के विकास पर उसकी मनोसामाजिक संरचना का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। इसलिए ही इस सिद्धांत को मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत नाम दिया गया। करेक्ट? चलो सुनिए भाई, क्या मतलब है? देखिएगा इधर। सबसे पहले अगर बात करें तो एरिक्सन सिगमंड फ्रायड की कई बातों से सहमत थे, या मैं कहूं अधिकांश बातों से सहमत थे, परंतु इस बात से सहमत नहीं थे कि बच्चे के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए एरिक्सन को हम क्या कहते हैं? नव्य फ्रायडवादी। ठीक है, साथ ही हमें यह भी याद रखना है कि जुंग तथा एडलर को भी क्या कहा जाता है? नव्य फ्रायडवादी माने जाते हैं या कहे जाते हैं। दूसरा, एरिक्सन का मानना था कि बच्चे के विकास पर उसकी मनोसामाजिक संरचना का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है या अत्यधिक प्रभाव होता है, इसलिए इस सिद्धांत को नाम दिया गया मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एरिक्सन ने अपनी पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, और एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हम कहें आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस। तो दो पुस्तकें लिखी थी, पहली चाइल्डहुड एंड सोसाइटी और दूसरी आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस। तो इन्होंने अपनी पुस्तक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में बच्चे के विकास की अवस्थाओं को कुल 8 भागों में बांटा, या मैं कहूं 8 अवस्थाओं में बांटा। यानी व्यक्ति का जो विकास होता है, संपूर्ण विकास को, ठीक है, जीवन के संपूर्ण विस्तार को उन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा। ठीक है, और इन 8 अवस्थाओं के बारे में बताया कि इनमें बच्चे में कैसी फीलिंग होती है। ठीक है,
उसमें क्या भावनाएं होती हैं, उनके आधार पे 8 अवस्थाओं की बात की। तो हम बात करते हैं यहाँ पुस्तकों की। पहले एरिक्सन ने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी तथा आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस पुस्तकें लिखी। ठीक है। तथा चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में जीवन को कुल 8 अवस्थाओं में विस्तारित किया। ठीक है, 8 अवस्थाओं में विस्तारित किया, इसलिए इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? जीवन विस्तार सिद्धांत। इसलिए इस सिद्धांत को जीवन विस्तार सिद्धांत कहा जाता है। लाइफ स्पैन थ्योरी, जीवन विस्तार सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर। तो ये हमें याद रखनी है सभी बातें। पहली बात, एरिक्सन सिगमंड फ्रायड की कई बातों से सहमत थे, परंतु इस बात से सहमत नहीं थे कि बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का बहुत अधिक प्रभाव होता है। इसलिए एरिक्सन को नवे फ्रायडवादी माना जाता है। और कौन कौन से नवे फ्रायड हैं? जुंग तथा एडलर नवे फ्रायडवादी हैं। चलिए अगला पॉइंट है, एरिक्सन का मानना था कि बच्चे के विकास पर उसकी मनोसामाजिक संरचना का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस सिद्धांत को हम कहते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। करेक्ट। अगली बात अगर करें तो एरिक्सन ने चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इनकी पहली पुस्तक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी और दूसरी पुस्तक थी आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस। करेक्ट। तो पुस्तकें लिखी तथा चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में जीवन को कुल 8 अवस्थाओं में विस्तारित किया, इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? जीवन विस्तार सिद्धांत। ठीक है, ले लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इनकी 8 अवस्थाओं की। तो मैं इसको रेज करता हूं। तो जीवन की 8 अवस्थाएं जो बताई, उन हम 8 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और उन अवस्थाओं में क्या बच्चे में भावनाएं पाई जाती हैं, कैसी भावनाएं पाई जाती हैं। तो देखिएगा, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एरिक्सन द्वारा जीवन की 8 अवस्थाएं बताई गई। 8 अवस्थाएं बताई गई। चलिए एक एक की बात कर लेते हैं। पहले हम 8 अवस्थाओं का जो उनका एज रेंज है, किस एज में वो पाई जाती है, उनकी हम बात करते हैं। तो देखिए इधर पहली अवस्था की अगर बात करें, पहली अवस्था ये होती है 0 से 1.5 वर्ष। ठीक है, 1.5 वर्ष ये होती है प्रथम अवस्था। सेकंड अवस्था की अगर बात करें तो ये अवस्था होती है 1.5 वर्ष से 3 वर्ष। ठीक है, 1.5 वर्ष से 3 वर्ष। तीसरी अवस्था की बात करें तो ये होती है 3 वर्ष से 5 वर्ष। और चौथी अवस्था की बात करें तो ये होती है 5 वर्ष से 12 वर्ष, यानी बाल्यावस्था हम कहते हैं 5 वर्ष।
करेक्ट। पांचवी अवस्था की बात करें तो ये होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष, ठीक है। तो किशोर अवस्था वाला टाइम इसमें आ जाएगा। छठी अवस्था की बात करें तो ये होती है 18 वर्ष से 35 वर्ष, ठीक है। सातवीं अवस्था की अगर बात करें तो ये होती है 35 वर्ष से 55 वर्ष, और लास्ट स्टेज आठवीं होती है 55 वर्ष के बाद। दिखाई दे रहा है? चलिए थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। आठवीं अवस्था होती है 55 के बाद, 55 के बाद, करेक्ट। दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। चलिए अब अगर इन अवस्थाओं की बात करें वन बाय वन, तो सबसे पहले अगर बात करें 0 से 1 वर्ष, है ना, 0 से 1.5 वर्ष। तो 0 से 1.5 वर्ष की जो अवस्था होती है ये होती है विश्वास अविश्वास की अवस्था। विश्वास अविश्वास की अवस्था इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बच्चा जिनके प्रति, है ना, जिन व्यक्तियों के प्रति या जिन मेंबर्स के प्रति विश्वास करता है उनकी गोद में बच्चा आराम से आसानी से चला जाता है, और जिन पर विश्वास नहीं करता उनकी गोद में वो नहीं जाता। यानी यहाँ पे बच्चे में सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो विश्वास करना है, किस पे विश्वास करना है, या फिर विश्वास नहीं करना। जिन पे विश्वास करना है होता है उनके पास आसानी से चला जाता है, और जिन पर विश्वास नहीं करता है उनके पास आसानी से नहीं जाता है। इसलिए इसको कहा गया विश्वास अविश्वास की अवस्था। ये है, क्या नाम दें इसे? विश्वास अविश्वास अवस्था, ठीक है। तो इसमें दोनों विपरीत चीजें आएंगी भाई, यहाँ सभी में दो विपरीत नाम आएंगे। जैसे यहाँ पर आया विश्वास अविश्वास की अवस्था, तो सभी में ऐसा ही होता है। तो पहली अवस्था विश्वास अविश्वास की अवस्था, कब से? 0 से 1.5 वर्ष। दूसरी अवस्था की बात करें 1.5 से 3 वर्ष, तो इसमें बच्चा कुछ स्वतंत्रता महसूस करता है और किन्हीं बातों में उसे संदेह होता है, ठीक है। वो इधर उधर चलता है, देखता है, तो कई चीजों में उसे स्वतंत्रता की फीलिंग आती है, और कई बातों में या कई चीजों को करने में उसे संदेह महसूस होता है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं स्वतंत्रता संदेह की अवस्था। स्वतंत्रता संदेह की अवस्था, करेक्ट। इसे नाम दिया गया स्वतंत्रता संदेह की अवस्था। आपने देखा होगा 1.5 से 3 वर्ष का बच्चा, है ना, कुछ भी किसी चीज को टच करता है, छूता है, तो उसे बस यही होता है कि या वो स्वतंत्र है या फिर पेरेंट्स उसे उस चीज के लिए डांटे। बात करें तीसरी अवस्था की, तीसरी अवस्था होती है 3 वर्ष से 5 वर्ष। 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था ये कहलाती है आत्मबल अपराध की अवस्था। आत्मबल अपराध की अवस्था। यदि आपने नोट किया हो तो बच्चा इस अवस्था में समझता है कि मैं सारे कार्य कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। तो उन कार्यों को करने में उसे आत्मबल महसूस होता है। साथ ही अगर वो कार्य करने के बाद में अगर उसकी पिटाई हो जाती है, उसे पेरेंट्स से डांट मिल जाती है, तो उसे अपराध भावना की फीलिंग्स आती है, यानी वो अपराध भावना महसूस करता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे जब उनकी मदर खाना बना रही होती है, रोटी बनाती है, तो वो समझते हैं कि वो भी चपाती बना सकते हैं। वो आटा लेते हैं और उस आटे के चक्कर में अगर वो काफी सारा आटा बिगाड़ देते हैं, है ना, तो उनकी मम्मी उनको डांटेगी, और डांटने के बाद उन्हें अपराध भावना महसूस होगी। तो इसमें बच्चा दो तरह की फीलिंग्स महसूस करता है, पहली आत्मबल और दूसरी अपराध। इसलिए इसको कहा जाता है आत्मबल अपराध की अवस्था, जो कि होती है तीसरी अवस्था, ठीक है। इसके बाद अगर चौथी अवस्था की बात करें तो चौथी अवस्था होती है 5 वर्ष से 12 वर्ष, ठीक है। तो 5 वर्ष से 12 वर्ष जो अवस्था है इसे हम कहेंगे परिश्रम बनाम हीनता या परिश्रमहीनता की अवस्था। क्यों कहते हैं भाई? 5 से 12 वर्ष के बच्चे को जब पेरेंट्स द्वारा कोई भी काम दिया जाता है तो काफी मेहनत से वो उस काम को करता है, ठीक है। साथ ही अगर उसे किन्हीं कारणों से डांट दिया जाता है, ठीक है, अगर मान लो कोई चीज काम ज्यादा किया या फिर उसमें कोई चीज बिगाड़ दी तो उसे डांट पड़ती है। इसी तरह से अगर हम देखें कि कई सारे बच्चे कभी अगर मान लो पेरेंट्स उनके साथ किसी भी तरह के भेदभाव जैसी बात कर लेते हैं तो बच्चे को हीन भावना महसूस होती है। इसलिए इस अवस्था को कहते हैं परिश्रम बनाम हीनता या परिश्रमहीनता की अवस्था, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं चौथी अवस्था परिश्रमहीनता की अवस्था, ठीक है। चलिए
अब बात करेंगे 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष कौन सा टाइम होता है भाई? 12 से 18 वर्ष होता है किशोरावस्था का पीरियड। और आपको पता है इसमें बालक में मेन चीज क्या प्रभावी रहती है? बालक देखता है कि मेरी समाज में क्या वैल्यू है, मैं छोटा हूं या बड़ा हूं। कहीं मुझे छोटा बोल दिया जाता है, कभी मुझे बड़ा बोल दिया जाता है। तो इसीलिए इस अवस्था को कहा जाता है पहचान भूमिका द्वंद्व की अवस्था। क्या कहते हैं? पहचान 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 भूमिका द्वंद्व, भूमिका द्वंद्व की अवस्था। करेक्ट, इसे कहते हैं पहचान भूमिका द्वंद्व की अवस्था। ठीक है, तो कभी उसे डांट दिया जाता है कि तुम अभी छोटे हो, और कभी तुम उसे कह दिया जाता है कि अरे इतने बड़े हो गए हो तो भी ये काम नहीं कर सकते। तो उसे इस अवस्था में कैसा महसूस होता है कि भाई मैं कौन हूं, मेरी क्या पहचान है, ठीक है, और मेरी भूमिका क्या है, ठीक है, समाज में मेरी भूमिका क्या है। इसलिए इसको कहा गया है पहचान भूमिका द्वंद्व की अवस्था। अगली अवस्था की बात करें जो कि होती है 18 से 35 वर्ष। तो 18 से 35 वर्ष को भी कहा गया है घनिष्ठता अलगाव की अवस्था। क्यों? इसका एक हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो हम बात करते हैं 18 से 35 वर्ष का, ये वो टाइम होता है जिसमें उसकी लगभग शादी होनी होती है या हो चुकी होती है। तो अगर 35 वर्ष तक है तो हम माने कि वो शादीशुदा है। ठीक है, तो 18 से 35 वर्ष में या तो उसमें पाई जाएगी घनिष्ठता, या तो वो अपना जो जीवन साथी है, ठीक है, उसके साथ बहुत घनिष्ठ व्यवहार करेगा, घनिष्ठता से रहेगा, या फिर अगर मान लो उसकी उससे वो अगर बेमेल अगर शादी हो जाती है तो उसे अलगाव महसूस होगा। ठीक है, तो इसलिए इसी अवस्था को हम कहते हैं घनिष्ठता अलगाव की अवस्था। 18 से 35 वर्ष क्या कहेंगे? घनिष्ठता, घनिष्ठता, घनिष्ठता अलगाव, अलगाव की अवस्था। करेक्ट, याद रह जाएगा भी, घनिष्ठता अलगाव की अवस्था। अब चलते हैं 35 वर्ष से 55 वर्ष। 35 से 55 क्या होता है? 35 से 55 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है वो व्यक्ति का परिश्रम करने का होता है, वो व्यक्ति का अर्निंग करने का होता है। ठीक है, कुछ व्यक्ति परिश्रम नहीं करते हैं, अर्निंग नहीं करते हैं, वो निष्क्रिय बने रहते हैं। ठीक है, तो जो परिश्रम करता है उसके लिए उत्पादकता शब्द काम में लिया गया है, और जो नहीं करते हैं उनके लिए निष्क्रियता शब्द काम में लिया गया है। तो इस अवस्था को कहा गया है परिश्रम निष्क्रियता की अवस्था। क्या कहेंगे? परिश्रम बनाम निष्क्रियता कहते हो, परिश्रम निष्क्रियता, निष्क्रियता की अवस्था। ठीक है, तो ये होती है 7वीं अवस्था। 8वीं अवस्था की बात करें जो कि 55 के बाद होती है, जब व्यक्ति लगभग जो भी है उसके काम हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, तो वो अपनी पूरी लाइफ के दौरान जो किए गए कार्य के बारे में देखता है कि उसने अपनी लाइफ को सही से जिया है या नहीं, और उसी आधार पे इस अवस्था का नाम दिया जाता है ईमानदारी निराशा की अवस्था। या तो व्यक्ति इन सब में पॉजिटिव के साथ जीता है तो अपने आप को ईमानदारी के साथ महसूस करता है और ईमानदारी के साथ खुशी महसूस करता है, अदरवाइज वो निराश हो जाता है। इसलिए इस 8वीं अवस्था को कहा जाता है ईमानदारी निराशा की अवस्था। ईमानदारी, ईमानदारी निराशा, निराशा की अवस्था। ठीक है, ईमानदारी ऑब्लिक निराशा की अवस्था। ठीक है भाई, इसको हम यहाँ पे परिश्रम दोबारा ये आ गया है तो यहाँ पे परिश्रम ना लिख के हम लिख देते हैं उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था। उत्पादकता बोल देते हैं क्योंकि परिश्रम उसको कहीं ना कहीं कोई चीज उत्पादित करेगा, उत्पाद देगा। ठीक है, उसको मनी देगा जिससे वो एक फैमिली को फैमिली का पोषण करेगा, बच्चों का पोषण करेगा। ठीक है, और खुद की लाइफ को अच्छा बनाएगा। तो हम यहाँ पे कह देंगे उत्पादकता, उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था। करेक्ट, तो ये था आपका भाई कौन सा सिद्धांत? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, तो एक बार और मैं इसकी शॉर्ट में आपसे चर्चा कर लेता हूं। सुनिए, पहले अगर बात करें तो मनोसामाजिक विकास हम पढ़ रहे हैं तीसरा विकास का सिद्धांत। इससे पहले 2 सिद्धांत कौन से पढ़ चुके हैं? इससे पहले हम 2 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। पहला मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ चुके हैं, सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया, और दूसरा सिद्धांत मनोलैंगिक विकास सिद्धांत पढ़ चुके हैं जो कि सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया है। दोनों ही सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिए गए। अब तीसरा जो सिद्धांत मनोसामाजिक विकास साइको सोशल डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया गया? एरिक एरिक्सन। इसी सिद्धांत के 2 अन्य नाम है, जीवन विस्तार सिद्धांत कह दो, लाइफ स्पैन थ्योरी, या पहचान की कोर थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, जीवन विस्तार सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो सिगमंड फ्रायड है
उन्होंने जीवन का विस्तारित रूप 8 अवस्थाओं द्वारा बताया, इसीलिए इसको बोल देते हैं जीवन विस्तार सिद्धांत। ठीक है, लाइफ स्पैन थ्योरी। दूसरा, पहचान की खोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर इस सिद्धांत में इन 8 अवस्थाओं में सिगमंड फ्रायड, एरिक एरिक्सन ने पहचान भूमिका द्वंद्व की बात की। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी इसलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी। चलिए अगली बात है, एरिक एरिक्सन क्या थे? जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। एक और बात इसमें लिख लीजिएगा, इन्होंने ईगो पर अधिक काम किया था, इसलिए इन्हें ईगो मनोवैज्ञानिक भी बोला जाता है। ईगो मनोवैज्ञानिक, ठीक है, आपको पता है सिगमंड फ्रायड ने बताया था इन ईगो और सुपर ईगो, तो इन्होंने ईगो पे अधिक काम किया, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ईगो मनोवैज्ञानिक। करेक्ट। आगे अगर बात करें तो सिगमंड फ्रायड को हम नव्य फ्रायडवादी बोलते हैं। नव्य फ्रायडवादी क्यों बोलते हैं सिगमंड फ्रायड को? सॉरी, एरिक एरिक्सन को नव्य फ्रायडवादी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिगमंड फ्रायड की जो भी बातें थी उनसे एरिक एरिक्सन काफी हद तक सहमत थे, लेकिन एक बात से सहमत नहीं थे। वो कौन सी बात थी? वो ये बात थी कि बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो इस बात से सहमत नहीं थे। चलिए, तो और कौन से उनकी बात से सहमत नहीं थे? और दूसरे जो सहमत नहीं थे वो थे जुंग और एडलर, जिन्होंने भी अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, इसलिए वो भी क्या कहलाते हैं? वो भी नव्य फ्रायडवादी कहलाते हैं। करेक्ट। चलिए अगली बात करते हैं, अगर वो इस बात से सहमत नहीं थे एरिक एरिक्सन की बालक के विकास पर उसके काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है, तो किन का प्रभाव पड़ता है? तो एरिक एरिक्सन ने बताया कि बालक के विकास पर उसकी मनोसामाजिक, जो उसका मनोसामाजिक संरचना है, जो उसका मनोसामाजिक वातावरण है, उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, आगे बात करें तो उनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? पहली पुस्तक लिखी थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, और दूसरी पुस्तक लिखी आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में उन्होंने बताया कि जो जीवन है उसकी 8 अवस्थाएं होती हैं। उन 8 अवस्थाओं को उन्होंने एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग बांटा और उनके नाम दिए। वो कौन कौन से एज ग्रुप किस तरह से नाम दिए गए? वो ये है, 0 से 1.5 वर्ष तक विश्वास अविश्वास की अवस्था। ठीक है, 1.5 से 3 वर्ष के बीच तक, यानी 1.5 से 3 वर्ष स्वतंत्रता संदेह की अवस्था। 3 से 5 वर्ष आत्मबल अपराध की अवस्था। 5 से 12 वर्ष परिश्रम अहिंसा की अवस्था। 5वीं अवस्था 12 से 18 वर्ष पहचान भूमिका द्वंद्व की अवस्था। 18 वर्ष से 35 वर्ष घनिष्ठता अलगाव की अवस्था। 35 वर्ष से 55 वर्ष उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था। और 8वां जो इन्होंने बताया, 8वीं अवस्था 55 के बाद ईमानदारी अथवा निराशा की, या ईमानदारी बनाम निराशा की अवस्था। ठीक है, तो ये था भाई आपके मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक एरिक्सन द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।